बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे ठीक ठाक खैरियत है? अच्छा, आ, आज लेक्चर नंबर 6 पे बात करते हैं। ये भी चैप्टर नंबर 1 स्टाइकोमेट्री का हिस्सा है। तो इसमें भी 3 MCQs है जो हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो कहता है आपको, क्वेश्चन 1 कहता है कि स्टाइकोमेट्री या स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन नीड, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए क्या क्या ज़रूरियात है, बेसिक नीड है। तो इसके लिए आ, दो बातें मेन ज़रूरी है। एक ज़रूरी बात यह है कि आपका जो इक्वेशन है, टू बेसिक थिंग है, टू बेसिक थिंग्स। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1, इक्वेशन बैलेंस हो, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं है, रिएक्टेंट साइड पे मिकदार और है, प्रोडक्ट साइड पे मोल और है, तो फिर क्या है, फिर दोनों साइड पे जब क्वांटिटी सेम नहीं है तो स्टाइकोमेट्री में तो हम क्वांटिटी की बात करते हैं, तो फिर ये गलत आते हैं। दूसरी बात ये है इसके लिए, नंबर 2, रिएक्शन शुड बी इर्रिवर्सिबल। तो इसके लिए हम रिएक्शन को इर्रिवर्सिबल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको हम डिकम्पोज करें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो क्या है, देखिए इधर, अब अगर ये रिएक्शन इर्रिवर्सिबल है, मीन वापस नहीं जाता है, तो फिर हम इसके जितना मिकदार ले ले, हम कह सकते हैं कि इसका मिकदार कहीं और नहीं जाता है, इनसे ये बनता है और ये बनता है, तो फिर हम इनसे प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स ले ले, मिसाल के तौर पर ये रिवर्सेबल ले ले, वापस जाता हो, तो फिर आपको पता हो कि इसके अगर 100 ग्राम ले ले सपोज, तो 100 की 100 इधर नहीं जाता है, कुछ मिकदार वापस जाता है। तो जब वापस जाता है, कितना जाता है, हम फिर इसकी कैलकुलेशन यहाँ करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम स्टाइकोमेट्री में जो बात करते हैं, उसके लिए हम एक कंडीशन ये लगाते हैं कि रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल समझ ले, और दूसरी बात यह है जो इक्वेशन है हमारे पास, वो क्या लेंगे, वो हम बैलेंस लेंगे। अब बाकी बातें, फास्ट रिएक्शन हो, स्लो रिएक्शन हो, ये बुनियादी बातें नहीं है। रिएक्शन स्लो हो या फास्ट हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये दो बातें मेन जरूरी है इसकी कैलकुलेशन के लिए। अब अगर ये बात है तो फिर देखिए, फास्ट रिएक्शन ओके, नो प्रॉब्लम। स्लो रिएक्शन ये बुनियादी बात नहीं है, खैर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिवर्सेबल ये नहीं होगा। और कौन सी बुनियादी बात है इनमें से? इनमें से इरिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। तो ये इनके लिए नीड है, जरूरी है। ये जरूरी नहीं है, नीड नहीं है, वो भी नीड नहीं है, और ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो ऑप्शन आपका कौन सा बनता है? ऑप्शन नंबर डी बनता है पाकिस्तानियों। समझ आ रही बात? ओके। अब अगर हम इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, अगर आप थोड़ा गौर फिक्र करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 40 ग्राम आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास हो। कितना ग्राम हो? 40। और इसमें कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए ठीक कह रहा है? तो पहली बात, 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इनको थोड़ा समझ ले, आसान है। देखिए, अगर आपके पास 40 ग्राम है सोडियम हाइड्रोक्साइड,
तो आपको ये पता है मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम, कितना मास है 40, और इसका मोलर मास 40 ग्राम पर मोल है। तो इनसे जवाब क्या आता है, ग्राम ग्राम कैंसल, 40 40, तो इनसे आता है मोल आता है 1 मोल। तो 1 मोल तो ये है, तो मेरा जो पहला ऑप्शन है 1 मोल, लेकिन हमने साथ क्या लिखा है, फार्मूला यूनिट। आयोनिक कंपाउंड के लिए हम जनरली मॉलिक्यूल नहीं लिखते हैं, ठीक है, हम उनके लिए लिखते हैं फार्मूला यूनिट। तो इसलिए मैं ऐसा कहूंगा कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ मॉलिक्यूल नहीं लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं फार्मूला यूनिट। यानी पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 1 ग्राम फार्मूला यूनिट। आपको अगर पता हो, मैंने बताया भी था 1 ग्राम एटम क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ एटॉमिक स्पीशीज। 1 ग्राम एटम मीन 1 मोल है, किस चीज का 1 मोल है, कोई एटॉमिक स्पीशीज है। सिमिलरली 1 ग्राम फार्मूला यूनिट, इसका क्या मतलब होगा, ये मतलब है 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स है। तो ये भी 1 मोल है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि ये वाला एटॉमिक स्पीशीज के लिए, ये वाला आयोनिक कंपाउंड के लिए। सिमिलरली हम इस्तेमाल कर सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूलर स्पीशीज के लिए। 1 ग्राम आयन, तो वो आयोनिक सब्सटेंस मीन आयंस हो, आयंस। तो देखो अब हमारा जो ऑप्शन है बी, वो क्या कहते हैं, 1 ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये भी ठीक कह रहा है, सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा जो इनमें ऑप्शन है सी वाला 3 ग्राम एटम्स, तो मैंने अभी आपको बात की 1 ग्राम एटम क्या मतलब है, मतलब 1 मोल। तो देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम हो, इसका मतलब होता है 1 मोल, लेकिन इतने में से सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1 मोल कहते हैं। अब इसमें कितने एटम्स है, 1 2 3, अगर ये 1 मोल हो तो फिर इसमें सोडियम आयन भी 1 मोल होंगे, सोडियम के एटम और ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के, तो ये भी 1 1 मोल है, तो कितने हो गए, 3 हो गए। तो क्या मतलब है, 3 3 ग्राम एटम, मतलब है कि इसमें अगर ये 40 ग्राम है तो 3 मोल ऑफ एटम्स मौजूद है। और आपको मैंने बताया है मोल एटम, उसको हम क्या कह सकते हैं, ग्राम एटम कह सकते हैं। अगर ये 3 है तो यहां 3 हो जाएगा, 3 ग्राम एटम, तो ये भी लिखा है 3 ग्राम एटम, ये बात भी ठीक है। यानी थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन भी ठीक है। वो कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर 1 मोल है तो उसमें एटम के कितने मोल होंगे, 3 मोल, तो उसको हम दूसरा नाम क्या लेते हैं, 3 ग्राम एटम। ओके, जब ये सारे ठीक हो गए तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी वाला हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर हम इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि आपके पास 7 मोल एमोनिया है, कितना है, 7 मोल एमोनिया। अब पहला ऑप्शन क्या कहता है, वो कहते हैं 60 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा आप गौर करें, देखिए इधर
मैं पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूं। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। वन मॉलिक्यूल एमोनिया हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने हैं देखो इधर। नाइट्रोजन का मास 7, तो मास नंबर यानी प्रोटॉन नंबर, तो इलेक्ट्रॉन भी 7 है, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें, 3 ये, ठीक है। तो 3 और 7 ये कितने हो गए? 10। 10 इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में, 10 इलेक्ट्रॉन है एक मोल में। एमोनिया में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर ये 7 मोल है, ये 7 कर दो NH3, तो ये कितना हो जाता है? 70 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये रेशो थोड़ा चेक करो, क्या ये 70 मोल है या 60 है? तो ये तो 60 है, पहला ऑप्शन गलत है। अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। 21 मोल ऑफ बॉन्ड्स। बहुत आसान बात है, देखो अगर आप एमोनिया को देखें तो एमोनिया के अंदर कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। जब ये 3 बॉन्ड है तो 1 2 3, एक मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड्स है। एक मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड्स है। तो जब ये एक मोल हो, 1 मोल हो, तो 3 मोल्स बॉन्ड्स होंगे। और जब ये 7 मोल्स हो तो ये 21 मोल्स ऑफ बॉन्ड्स होंगे। अब अगर आप इस रेशो पे थोड़ा गौर करें तो ये रेशो सही आ रहा है, तो आपके पास ये जो जवाब है ये ठीक है। लेकिन हम थोड़ा आगे भी जाते हैं। 21, ऑप्शन सी में कहते हैं 21 मोल ऑफ एटम, ये भी गलत बता रहे हैं आपको। मैं शॉर्ट ये बताऊं, सी वाले पे बात करते हैं। देखो अगर NH3 एमोनिया को आप देखें तो एमोनिया में कितने एटम है एक मॉलिक्यूल में? एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स है। तो एक मोल में 4 मोल्स एटम्स होंगे। तो 7 मोल्स में, 7 एक में 4 है तो 7 में कितने होंगे? 7 4 28, 28 मोल्स ऑफ एटम्स। अब अगर आप देखें इस ऑप्शन को, आप देखें 7 मोल तो 28 मोल एटम्स आते हैं। ये रेशो अगर हम चेक करें तो ये रेशो आपको इनमें से नहीं है मिल रहा है, सी में नहीं मिल रहा है। 21 मोल है एटम्स है, लेकिन उधर कितना आ रहा है? 28 मोल एटम्स आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत आ रहा है। उसके बाद अगर हम एमोनिया पे देखें और नेक्स्ट ऑप्शन पे देखें डी, तो ये कहता है कि 21 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 7 मोल है, 21 मोल बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन, तो एक मोल ने 3 बॉन्ड बना लिए। इस ऑप्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। 7 मोल है, 21 मोल बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि एक ने 3 मोल बॉन्ड बनाने हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ऐसा नहीं है, एमोनिया जनरली इतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये भी नॉर्मल आपका ऑप्शन नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? आपका सही ऑप्शन बी ऑप्शन है, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें ऐसे क्वेश्चन पे, उससे मजीद जो क्वेश्चन होंगे आप फिर जल्दी कलेक्ट करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रेनिंग है ताकि आप पहले जल्दी थोड़ा समझ लें। 2 स्टेप है किसी भी तैयारी के लिए, पहले करेक्ट हो एंड देन क्विक हो। तो करेक्ट होना बहुत जरूरी है, उन पे टाइम लगता है। तो जब एक मरतबा आप में करेक्शन आ जाए उसके बाद फिर क्विकनेस ऑटोमेटिकली आप में आ जाता है।
आपका कंसेप्ट क्लियर हो, उतने ही आप जल्द रिस्पॉन्ड देंगे, ठीक रिस्पॉन्ड देंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।